हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ सुधा। और आज मैं आप सबके सामने लेकर के आई हूँ एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 4, जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। फ्रेंड्स, इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 3 पढ़ाया हुआ था। ठीक है, आज मैं आप सबके सामने चैप्टर 4 लेकर के आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है वस्तुएं किन किन प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। देखिए, ये जो आपका चैप्टर है पूरा, ये वस्तुओं के समूह के बारे में बताया गया है। मतलब वस्तुओं का जो एक ग्रुप है वो हम किस तरह से बनाते हैं, वस्तुओं का समूह किस तरह से बनाते हैं, कौन सी वस्तुएं किन किन पदार्थों से मिलकर के बनी होती हैं, पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थों के गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस पूरे चैप्टर में आपको बताई गई हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले हमारा टॉपिक है वस्तुएं किन किन प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ वस्तुएं ली हुई हैं, जैसे लकड़ी। लकड़ी आपकी किससे बनी होती है? मेज, कुर्सी, पलंग, दरवाजे, इन सब चीज़ों की ये सब जो आपकी चीज़ें हैं, ये लकड़ी से मिलकर बनी होती है। लकड़ी यानी कि जो यहाँ पर वस्तु ली गई है वो लकड़ी है। लकड़ी से आप क्या क्या बना सकते हैं, किन किन पदार्थों से मिलकर बनी, क्या क्या इससे पदार्थ बन सकते हैं। ठीक है, तो मेज बन सकता है लकड़ी से, कुर्सी बन सकती है, पलंग है, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, और भी बच्चों के खिलौने हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लकड़ियों की बनी होती हैं। ठीक है, प्लास्टिक प्लास्टिक के खिलौने हो सकते हैं, बाल्टी हो सकती है, मेज हो सकती है, कुर्सी हो सकती है, बॉटल्स हो सकती हैं। ठीक है, फिर चमड़ा। चमड़े से क्या बनता है? आपका बेल्ट है, जूते हैं, चप्पल हैं, बैग्स हैं, ये सारी चीज़ें चमड़े से बनी होती। कागज़ की क्या बनी होती? कॉपी, किताबें, खिलौने। बच्चों के खिलौने भी कागज़ के बने हुए आते हैं। ठीक है, पेन आपका प्लास्टिक की हो सकती है, धातु की भी हो सकती है। धातु मतलब आप देखिए, धातु में आपका पेन आपको चांदी का पेन भी आता है। तो चांदी हमारी क्या है? एक मेटल है, एक धातु है, इसलिए पेन जो हमारा धातु का भी हो सकता है। आगे देखते हैं पदार्थों के गुण। पदार्थ में कई प्रकार के गुण हो सकते हैं, जैसे धात्विक गुण, संपीडितता, कठोरता, कोमलता, पारदर्शिता, अपारदर्शिता, पारभासी, विलेयता और अविलेयता। ये सारे गुण पदार्थों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आ जाती है धातु। धातु क्या होती है? ऐसे पदार्थ जिनमें चमक होती है, यानी घुत्ती होती है। चमक को हम घुत्ती भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनमें चमक होती है वे धातु कहलाते हैं। धातुएं कठोर अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं में संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। देखिए, ऐसे पदार्थ जिनमें चमक पाई जाती है, ऐसे पदार्थ जिनमें क्या होती है? चमक होती है, जो चमकीली होती हैं, जो चमकते हैं, वे धातु कहलाते हैं। धातु हमेशा कठोर अवस्था में होती है। जितनी भी कठोर चीज़ें हैं, मतलब ये मतलब नहीं है कि जितनी भी कठोर है वो सभी धातु हैं, लेकिन जो कठोर चीज़ें हैं, जिनमें चमक पाई जाती है, जिनमें संपीड़ितता का गुण होता है, ठीक है, वह धातु में होती है। धातु कभी भी कोई कोमल चीज़ नहीं होती, जैसे कि रबड़, ये हमारी या रुई, ये सब हमारी धातुओं में नहीं आएगी। धातुएं कठोर होती हैं। ठीक है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। इस ये आसानी से ऊष्मा और विद्युत को, मतलब जो ऊष्मा और विद्युत का आवागमन आसानी से धातुओं से हो सकता है, इसीलिए कहते हैं धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं में संपीड़ितता का गुण। संपीड़ितता का मतलब यहाँ पर है, जब भी हम किसी भी वस्तु को पीटते हैं, संपीड़ित करते हैं, जिसे हम पीटा जा सकता है, संपीड़ित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि संपीड़न का गुण, यानी कि कोई भी ऐसी जो जब भी हम किसी पदार्थ को अपने हाथों से आसानी से संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, और उन्हें आसानी से किसी भी वस्तु से मतलब अगर हम पीटना चाहें, वो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है उसमें संपीड़ितता का गुण है। ठीक है, तो इसलिए ये जो धातु होते हैं, उनमें संपीड़ितता भी पाई जाती है। ठीक है, आगे आ जाइए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देख लीजिए आप, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, लकड़ी आदि। ठीक है, तो सोना, इसमें भी चमक होती है, चांदी में भी चमक होती है, लोहा, तांबा, लकड़ी, इन सभी में चमक होती है, और इन सभी को आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता है ना। और दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है दोस्तों? इसमें ये भी होता है कि ये कठोर अवस्था में पाई जाती हैं। ये सभी विद्युत या ऊष्मा की सुचालक होती हैं।
ठीक है। ये सभी जो है इसमें जो क्या है कि ये जो धातुएं होती हैं ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक। अब देखिए दूसरी चीज आ जाती कठोरता। कठोरता का जिन पदार्थों को आसानी से दबाया और खरोचा नहीं जा सकता है, अर्थात जिन पदार्थों को अपने हाथों से आसानी से संपीडित ना किया जा सके और उन्हें आसानी से किसी भी वस्तु से खरोचा ना जा सके। मतलब जैसे कोई भी पदार्थ है उसको हमें अगर दबाएं अपने हाथों से तो वो आसानी से ना दबे, और अगर हम उसे किसी भी चीज़ से खरोचें तो वो आसानी से उसमें हम उसे खरोच ना सकें। ऐसे पदार्थ जो होते हैं कठोर अवस्था में होते हैं। ठीक है। जैसे लकड़ी का टुकड़ा, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, ये सभी। ठीक है। तो ऐसे पदार्थ हमारे क्या होते हैं, कठोर पदार्थ होते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल हो गया धातुएं। ठीक है। जो धातुओं में देखिए यहाँ पर जो मैंने एक पॉइंट लिखा था आपने अभी देखा होगा, धातु में संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। संपीडितता का गुण का यहाँ का मतलब ये नहीं है कि जो संपीडित हो जाती हैं वो धातुएं होती नहीं, धातुओं को आसानी से संपीडित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर इस पॉइंट्स का मतलब ये है। ठीक है। आगे आ जाइए। अभी कोमलता, जिन पदार्थों को आसानी से संपीडित किया जा सकता है और साथ ही जिन्हें किसी वस्तु के द्वारा आसानी से खरोचा जा सकता है, ऐसे पदार्थों को कोमल पदार्थ कहते हैं। जैसे रुई, रबड़, स्पंज, ये सब क्या होते हैं, इन्हें आसानी से आप दबा सकते हैं। बॉल है, गेंद है, रबड़ की बॉल है, उसको आप दोनों हाथों से दबा देंगे तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये सारी जो वस्तु होती है ये धातुएं नहीं होती क्योंकि ये कोमल होती है, इन्हें संपीडित भी किया जा सकता है। और अगर आप रबड़ पे किसी भी पेन या नुकीली चीज़ से अगर आप उसको खरोचते हैं तो उसमें एक निशान सा पड़ जाता है। तो ये सब हमारी जो वस्तु होती है, इस प्रकार की जो वस्तु होती है वो मेटल नहीं होती हैं, धातुएं नहीं होती हैं। आगे आ जाइए। विलेय, विलेयता और अविलेयता के बारे में जान लेते हैं कि पदार्थों में जो विलेयता का गुण होता है वो क्या होता है। विलेय पदार्थ क्या होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर वह पूर्ण रूप से जल में घुल जाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम विलेय पदार्थ कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे जो पदार्थ होते हैं जब उसे हम जल में डालते हैं तो वो अ, जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं, पूरी तरह से अदृश्य हो जाते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते कि हमने उसे जल में घोला भी है या नहीं। जैसे शक्कर, शक्कर को अगर आप जल में डालेंगे तो शक्कर पूरी तरह से जल का रूप ले लेती है। मतलब वो इस तरह से घुल जाती है, इस तरह से अदृश्य हो जाती है, एक तरह से कह लीजिए जल में, कि अगर जब तक आप जल को ग्रहण ना करें, जल को पिए ना, तब तक आपको ये चीज़ पता नहीं लगेगी उसके स्वाद के बिना कि शक्कर जल में मिली हुई है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल चीनी, नमक, सिरका इत्यादि ये पूर्ण रूप से जल में घुल जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ये जल में पूरी तरह से विलेय है। अविलेय पदार्थ वो होते हैं जिसको हम जल में घोलने पर वह पूर्ण रूप से जल में नहीं घुलते, अर्थात काफ़ी समय तक जल में मिलाते रहने पर भी जल में लुप्त नहीं हो पाते। ऐसे पदार्थों को हम अविलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे रेत, तेल, चूना, लोहा इत्यादि। अब रेत क्या होती है, रेत होती है कि जब रेत को आप जल में डालते हैं तो क्या होता है, ये वो घुलती नहीं है, उसकी जो बॉटम होता है उसकी जो तली होती है, जल जिस बर्तन में रखा होता है उसके बॉटम में जाकर के बैठ जाती है। ठीक है। रेत आपकी पूरी तरह से विलेय नहीं होती, अदृश्य नहीं होती, लुप्त नहीं होती है पानी में। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। देखिए यहाँ कुछ गैसों के बारे में भी जान लेते हैं। कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो जल में विलेय होती है, परंतु कुछ गैसें ऐसी हैं जो जल में विलेय नहीं होती हैं। जैसे जल में विलीन गैसें ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन जो होती है वो पूरी तरह से जल में घुल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार के गुण के कारण वस्तुएं जल में तैरती अथवा डूब जाती हैं। कुछ पदार्थ जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं और जिन पदार्थों का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, अर्थात जो पदार्थ जल से भार में हल्के होते हैं, ऐसे पदार्थ जो होते हैं, ऐसी जो वस्तु होती है जल के ऊपर तैरती रहती है। कहने का मतलब है कोई भी वस्तु के तैरने या डूबने का गुण उस वस्तु के स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि विशिष्ट घनत्व पर, उसके गुरुत्व पर डिपेंड करता है। अगर किसी भी वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम होगा, यानी कि उसका जो वेट है, जो भार होगा, वो जल के भार से कम होगा, हल्की, अगर वो वस्तु हल्की है तो वो वस्तु जल के ऊपरी सतह पर तैरती रहती है, और अगर वो वस्तु भारी है तो वो जल में जाकर पूरी तरह से डूब जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा क्या होता है, हल्का होता है, उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जो उसका घनत्व होता है, जो उसका गुरुत्व होता है, वो जल के कंपैरिजन में कम होता है।
ठीक है, वो भार में जल से हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर तैरने लगती है। और अगर इसी कंपैरिजन में आप लोहे का टुकड़ा जल में डाल देंगे तो जो लोहे का टुकड़ा होता है वो जल से भारी होता है, उसका जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण से वह जल में डूब जाता है और उसके सतह में जाकर बैठ जाता है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई कि किस गुण के कारण जो वस्तुएं हैं जल में डूबती या तैरती। वैसे ही इस घनत्व के बारे में आपके चैप्टर में मतलब कि इस बुक में या आप इस क्लास में अभी नहीं है इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन, ये हाई लेवल क्लासेस में इसके बारे में डिस्कशन है, पर मैंने थोड़ा सा आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चीज़ को मैंने क्लियर कर दिया है कि जो वस्तुएं होती हैं अपने घनत्व के कारण ही जल की सतह पर तैरती हैं और घनत्व के कारण ही वह डूब जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ हो गई। जैसे पत्थर, रेत, लोहा, ये सब चीज़ें क्या, अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो वो तैरता नहीं है, वो नीचे डूब जाता है। ठीक है, लोहा लोहा भी क्या होता है, वो तैरता नहीं, नीचे डूब जाएगा। ठीक है, अगली देखते हैं पारदर्शिता। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से गुजर जाती हैं और जिनसे किसी वस्तु जो दूसरी ओर रखी हुई है उसको आसानी से देखा जा सकता है, उन्हें हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। ऐसे पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश का जो मार्ग है वो आसानी से बन जाता है, प्रकाश उन वस्तुओं से होकर आसानी से गुजर सकता है और जिसके द्वारा हम दूसरी ओर रखी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि कांच। अब कांच से प्रकाश जो है आसानी से प्रकाश आसानी से कांच के मार्ग से जा सकता है। ठीक है, और कांच अगर बीच में रखा है तो कांच के द्वारा हम दूसरी ओर वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। जल जल में भी अगर हम खड़े हैं तो हम आसानी से अपना चेहरा देख सकते हैं, दिखता है हमें। वायु, कुछ प्लास्टिक की जो ऐसी वस्तुएं हैं जिनके द्वारा आसानी से हम देख सकते हैं कि दूसरी ओर क्या रखा है। या कभी कभी देखिए प्लास्टिक के कुछ ऐसे डिब्बे होते हैं जिनमें ये चीज़ दिखाई देती है कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है। ठीक है, तो प्रकाश का वहाँ पर आवागमन आसानी से हो सकता है। ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो है। देखिए, वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1 होती है और ऑयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.7 से 0.95 होती है। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर क्यों बताई है, ये चीज़ इसलिए यहाँ पर बताई गई है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का अभी आगे आप देखेंगे तो अभी आगे आप इसका टॉपिक आएगा जिसमें कि कोई भी पदार्थ जो है वो तैलीय कागज या तैलीय जग सतह से प्रकाश का पूरी तरह से आवागमन नहीं हो पाता है। ये आपको मैं पढ़ाऊंगी पारभासी में। ठीक है, आगे देखिए। अपारदर्शी वस्तुएं, कुछ ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से नहीं गुजर पाती हैं और जिन वस्तुओं से होकर उस पार रखी हुई वस्तुओं को भी हम आसानी से नहीं देख पाते हैं, ऐसे वस्तुओं को हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि लकड़ी, अगर लकड़ी का टुकड़ा बीच में रख दिया जाए तो उस पार क्या रखा हुआ वो आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लकड़ी के टुकड़े से प्रकाश का आवागमन नहीं हो पाता है। लोहा, गत्ता, चांदी या कोई भी मेटल हो, उसको आप रख देंगे बीच में तो दूसरी ओर की चीज़ को आप आसानी से क्या, इनफैक्ट मुझे लगता है आप देख ही नहीं सकते, जस्ट बिकॉज वहाँ पर प्रकाश का जो आवागमन है वो नहीं हो पाता। ठीक है, अब देखिए पारभासी यानी कि ट्रांसलूसेंट। पारभासी चीज़ें क्या होती हैं? ऐसे पदार्थ जो प्रकाश के कुछ ही भाग को आसानी से स्वयं से गुजरने देते हैं, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा तो जा सकता है परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि प्रकाश का कुछ ही भाग गुजर पाता है ऐसी वस्तुओं से। तो ऐसी वस्तुओं के द्वारा हम पूर्णतया पूर्ण रूप से स्पष्ट किसी चीज़ को नहीं देख सकते। जैसा कि चिकना कागज जैसे तैलीय कागज हो, उसके द्वारा वहाँ से प्रकाश का जो पूरी तरह से आवागमन नहीं हो पाता, मतलब कुछ ही भाग प्रकाश का वहाँ से गुजर पाता है, तो उसके थ्रू हम वस्तुओं को पूरी तरह से स्पष्ट रूप से नहीं दे सकते। घिसा हुआ कांच, कोई कांच उसको घिस दीजिए आप और फिर आप उससे कुछ भी देखने की का प्रयत्न कीजिए तो आप पूर्ण रूप से स्पष्ट आप नहीं देख सकते। सफ़ेद प्लास्टिक, अगर एक नॉर्मल प्लास्टिक होगी उससे आप किसी भी चीज़ को देखना चाहें, बट अगर वही वाइट कलर की जो पॉलीथीन या प्लास्टिक है उससे आप दूसरी ओर किसी भी चीज़ को बहुत ही क्लियरली नहीं देख सकती, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश का आवागमन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, आंशिक रूप से ही हो पाता है, जिसके कारण से आपको कोई भी चीज़ है वो पारभाषित होती है, उसका आप केवल आभास कर सकते हैं, यूँ कह लीजिए। ठीक है, कि हाँ वहाँ ये चीज़ रखी हुई है, इस प्रकार की कोई वस्तु रखी हुई है, ऐसा आपको वहाँ से जो है महसूस होगा। तो ये होती पारभासी यानी कि ट्रांसलूसेंट। आगे देख लीजिए।
ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं एक्सरसाइजेज में। ठीक है, लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम बताइए। ये बिल्कुल सिंपल है, ये आप बता लेंगे, जैसे दरवाजे, कुर्सी, पलंग, टेबल, बच्चों के खिलौने। निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन करिए। कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील की चम्मच, सूती कमीज। देखिए, चमकदार पदार्थ में कांच की प्याली और स्टील का चम्मच, इन्हीं में चमक होती है। ठीक है, यही आपकी जो है धातुएं हैं। बाकी सभी जैसे प्लास्टिक का खिलौना, सूती कमीज, इन सब में चमक नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए, निम्न वस्तुओं का मिलान करिए, जैसे पुस्तक, गिलास, कुर्सी, खिलौना, जूते। पदार्थ क्या है यहाँ पर? कांच, लकड़ी, कागज, चमड़ा, प्लास्टिक, इनका मिलान करना। देखिए, पुस्तक कागज की बनी होती है, गिलास कांच और प्लास्टिक दोनों का बना होता है, कुर्सी लकड़ी और प्लास्टिक की बनी होती है, खिलौना लकड़ी और प्लास्टिक का बना होता है, जूते चमड़ा और प्लास्टिक दोनों के बने होते हैं। ठीक है, अब आ जाइए सत्य और असत्य में। ये बहुत यहाँ पर अच्छा पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसके थ्रू आपको पूरा चैप्टर भी एक तरह से रिवाइज हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। ये कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि पत्थर अपारदर्शी होता है और जबकि कांच पारदर्शी होता है, क्योंकि कांच के द्वारा प्रकाश का आवागमन आसानी से हो जाता है और उसके थ्रू हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। जबकि पत्थर अगर बीच में रखा है तो वहां से ना तो प्रकाश का आवागमन होगा और ना ही हम किसी भी वस्तु को आसानी से क्या इनफैक्ट देख ही नहीं सकते। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। नोटबुक में घुत्ती होती, घुत्ती यानी कि चमक, जबकि रबड़ में नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका कथन है ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि ना तो नोटबुक में चमक होती है और ना ही रबड़ में चमक होती है, क्योंकि नोटबुक और रबड़ दोनों ही धातुएं नहीं होती हैं, मेटल नहीं होती हैं। और मैंने आपको बताया था कि धातुएं ही होती हैं जिनमें चमक पाई जाती है और धातुएं कठोर होती हैं, जबकि नोटबुक और रबड़ ये दोनों ही कोमल वस्तुएं हैं। ठीक है, चौक जल में विलीन हो जाता है। चौक जल में विलीन हो जाता है, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि चौक जल में विलीन नहीं हो पाता है, क्योंकि जब भी हम चौक जल में ये डालते हैं तो जो चौक है वो पूरी तरह से जल में विलीन नहीं होती। जल में विलीन होने का मतलब है कि जल का रूप ले ले। वैसे तो जल का अपना कोई रूप नहीं होता है, लेकिन विलेयता का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी चीज़ हम जल में डालते हैं और अगर उसको हम कहते हैं कि ये विलेय है, मतलब वो चीज़ हम जल में पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाए, लुप्त हो जाए, वो चीज़ हमें जल में दिखाई ना दे। लेकिन जब आप चौक जल में डालेंगे तो आप देखेंगे चौक अपना कलर ले लेती, जल का कलर वाइट कलर का हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि चौक, हमें पता चल रहा है कि चौक को जल में घोला गया है, इस जल में चौक है। इसका मतलब ये हुआ कि चौक ने जल में पूरी तरह से अदृश्य नहीं हुई है, पूरी तरह से जो विलेय नहीं है। ठीक है, अब चीनी जल में विलीन नहीं होती, कथन बिल्कुल गलत है। चीनी जल में विलीन हो जाती है, क्योंकि चीनी को जब हम जल में डालते हैं तो चीनी पूर्ण रूप से घुल जाती है, अदृश्य हो जाती है। ठीक है, तेल जल के साथ मिश्रणीय है? नहीं, तेल जल के साथ मिश्रणीय नहीं है। तेल जल में कभी नहीं घुलता है। ठीक है, तेल कभी भी जो है, ये एक ऑयली जो ऑयल होता है वो कभी भी जल में मिश्रित नहीं होता है। ठीक है, तेल जब आप जल में डालेंगे तो अलग से आप देखते हो जल में अलग अलग सी चिकनाहट समझ में आ जाती है। तेल की कुछ बूंदे जल में अलग से आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, इसमें तेल पड़ा हुआ है। तेल मिश्रित नहीं होता, क्योंकि मिश्रित होने का मतलब है कि पूर्ण रूप से घुल जाना। फिर बालू या रेत जल में निस्सादित हो जाता है, बिल्कुल सही। जो रेत होती है वो जल में घुलती नहीं है, नीचे बॉटम में जो है उसके बैठ जाती है। ठीक है, सिरका जल में विलीन हो जाता है। सिरका जल में पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। जो विनेगर होता है वो जल में पूरी तरह से विलीन हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, लुप्त हो जाता है। ठीक है, अब आ जाइए आगे। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता रहता है। ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था कि लकड़ी का जो टुकड़ा होता है वो हल्का होता है जल से, इसलिए वो जल के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जल, बास्केटबॉल, संतरा, चीनी, ग्लोब, सेब और मिट्टी का घड़ा, इनको इस प्रकार समूहित करें, गोलाकृति अथवा अन्य आकृति। अब देखिए, जल, चीनी, सेब, संतरा, इनकी ये गोल आकृति में होते हैं। बास्केटबॉल, ग्लोब, मिट्टी का घड़ा, ये सभी अन्य आकृतियां हैं। अब खाद्य और अखाद्य,
इसमें भी जो इसका ख नंबर था, खा में क्या था, खाद्य और अखाद्य। खाद्य में क्या, संतरा, चीनी, सेब, जल, ये सब खाने योग्य है, और अखाद्य बास्केटबॉल, मिट्टी का घड़ा, ग्लोब, ये सारे खाने योग्य नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। जल में तैरने वाली वस्तुओं के नाम बताइए और बताइए कि क्या वे तेल अथवा मिट्टी के तेल पर तैर सकती हैं। जल में तैरने वाली वस्तुएं से लकड़ी, कागज, गुब्बारा, गेंद, प्लास्टिक, ये सारी जल में तैरती हैं, और हाँ, ये सभी तेल पर भी तैरती हैं। आगे देखिए, निम्न समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात करिए, जैसे कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा और अलमारी। इनमें देखिए, कुर्सी, पलंग, मेज और अलमारी, ये सारी आपकी यूज करने वाली चीजें हैं। ये सारी एक तरह से लकड़ी की बनी होती है। इनका एक समूह क्या है कि ये कुर्सी भी लकड़ी की बनी होती है, पलंग भी लकड़ी का बना होता है, मेज भी लकड़ी का बना होता है, और अलमारी भी लकड़ी की बनी होती है। केवल बच्चा एक ऐसा है जो किसी वस्तु से बना हुआ नहीं है। ठीक है। गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल। गुलाब, चमेली, गेंदा और कमल हमारे सभी पुष्प हैं, जबकि एक नाव जो है एक वस्तु है जिसके थ्रू हम नदी तैरते हैं, तो नाव अलग हो गया और ये सब चीज़ें अलग हो गई। एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत। एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी सारी मेटल्स हैं, और रेत आप जानते हैं रेत अलग है। चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। इसमें रेत बिल्कुल अलग है, क्योंकि चीनी, नमक और कॉपर सल्फेट जो है आपके क्रिस्टल हैं, ये जल में पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं, और रेत पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होती है, बॉटम में बैठ जाती है। ठीक है। तो ये यहाँ तक की एक्सरसाइजेज हो गई। ठीक। अब आपने एक चीज समझ ली। देखिए, ये पूरा चैप्टर जो है आपका चैप्टर 4, वस्तुओं के समूह, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, पूरे में ग्रुप बनाना, वस्तुओं का एक ग्रुप बनाने की, मतलब कि एक ही पदार्थ से, एक ही धातु से, एक ही पदार्थ से बनी हुई वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती हैं, पदार्थों में क्या क्या गुण होते हैं, उनमें विलेयता, अविलेयता, संपीडितता, कठोरता, कोमलता, पारदर्शिता, अपारदर्शिता और पारभाषिता का गुण पदार्थों में पाया जाता है। तीसरी चीज, अगली चीज हमने पढ़ी कि जो वस्तुएं हैं वो जल में तैरती हैं या नहीं तैरती, क्यों तैरती हैं, किस कारण से तैरती, कौन सी वस्तुएं तैरती हैं और कौन सी डूब जाती हैं, ये सभी हमने पढ़ा। दूसरा चीज़ है, जो हमने मेन चीज़ देख ली, इसकी एक्सरसाइजेस देख ली हैं। ठीक है। तो ये आपका पूरा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और इसके बावजूद भी ऐसा कोई टॉपिक हो, ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आपको ना समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर करिए और आगे शेयर भी करिए, ताकि और भी लोगों को ये नॉलेजेबल वीडियो मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं।